जय हिंद दोस्तों। साल 1965 तक सिंगापुर में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी थी। क्राइम रेट बहुत ही हाई था और लोग जीने के लिए जरूरी सुविधाएं जुटाने में काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। इसके बाद के सिर्फ 25 इयर्स में ही सिंगापुर में ऐसा बदलाव दिखा कि दुनिया देखती रह गई। आधुनिक सुख सुविधाओं से भरपूर सिंगापुर आज दुनिया का प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसके साथ ही सिंगापुर की पहचान एक ऐसे देश के रूप में बन गई है जहां आकर कारोबार करना आसान है, जहां घूमना फिरना आसान है और जहां रहना दुनिया के बहुत से लोगों का सपना होता है। आज के दौर में सिंगापुर दुनिया के 5 सबसे अमीर देशों में एक बन गया है। इसके साथ ही दुनिया के सबसे साफ देशों की सूची में सिंगापुर का नाम सबसे ऊपर आता है। सिंगापुर में करप्शन और क्राइम की स्थिति भी काफी सुधर चुकी है। एशिया के देशों में सिंगापुर इस समय नंबर 1 पर गिना जा सकता है। लेकिन 1965 से ऐसा क्या चेंज आया कि सिंगापुर इतना डेवलप कंट्री बना, और ये सब चीजें कैसे अचीवमेंट किया जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सिंगापुर एक बहुत छोटा देश है और यहाँ काफी आबादी रहती है। इस हिसाब से सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी भारत से भी अधिक है। क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली के आधे हिस्से में बसे सिंगापुर में 57 लाख लोग रहते हैं। सिंगापुर का कुल इलाका 710 स्क्वायर किलोमीटर है। सिंगापुर का नाम सिंहपुरा से लिया गया है। यह एक संस्कृत शब्द था। इस समय एशिया में 4 टाइगर के रूप में सिंगापुर भी सबसे अधिक तरक्की करने वाले देशों में शामिल है। बाकी 3 देश दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग हैं, जो एशिया में सबसे अधिक डेवलपमेंट देश माने जाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सिंगापुर में कई धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई आदि शामिल हैं। पुराने दिनों में सिंगापुर को ट्रेडिंग आइलैंड की तरह यूज किया जाता था। आसपास के देशों से कारोबार करने वाले पानी के जहाज यहाँ आकर ठहरते थे और जरूरत की चीजें लेकर फिर ट्रेड करने के लिए निकल जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे साल 1819 में खरीद लिया था। फिर इसे फ्री पोर्ट का दर्जा दे दिया गया। यहाँ से जो भी पानी के जहाज गुजरते थे उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। सिंगापुर में चुनाव। साल 1948 में सिंगापुर में पहली बार चुनाव कराए जाते हैं और संविधान बनाया जाता है। फिर 1955 में संविधान में संशोधन किया जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सिंगापुर आकार लेना शुरू करता है। साल 1959 में सिंगापुर में फुल फ्लेज्ड इलेक्शन होते हैं, जिसे ली कुआन यू जीत जाते हैं। ली कुआन यू बहुत डायनेमिक लीडर हैं और इन्होंने सिंगापुर की तस्वीर बदल कर रख दी। शुरुआत में ली मानते थे कि सिंगापुर एक स्वतंत्र देश नहीं रह सकता, इसे मलेशिया के साथ जुड़ जाना चाहिए। मलेशिया में शामिल हुआ सिंगापुर। सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री ली कुआन यू इसे मलेशिया के साथ जोड़ देते हैं। मलेशिया को यह फैसला पसंद नहीं आया। इसकी वजह यह थी कि मलेशिया में 1964 में जो चुनाव हुए थे उसमें ली की पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली थी और मलेशिया को यह डर था कि ली की पार्टी अगर चुनाव जीत गई तो सिंगापुर का एक व्यक्ति मलेशिया का प्रधानमंत्री बन जाएगा। सिंगापुर के लोग भी इस फैसले से खुश नहीं थे, क्योंकि मलेशिया और सिंगापुर के मर्जर में यह क्लास था कि सिंगापुर अपनी आमदनी का 40% फीसदी मलेशिया सरकार को दे देगा। जातीय दंगे की शुरुआत। दोनों तरफ लोगों में असंतोष की वजह से 1964 में जातीय दंगे भड़क गए और देश में काफी तनाव पैदा हो गया। साल 1965 में यह फैसला किया गया कि सिंगापुर एक अलग देश ही रहेगा और वह मलेशिया से अलग हो जाएगा। साल 1967 में ब्रिटिश आर्मी ने वहां से वापस जाने का फैसला किया और सिंगापुर को पूरी आजादी दे दी। सिंगापुर के लोगों को इससे खुश होना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक दल परेशान हो गए, क्योंकि ब्रिटेन की सेना का सिंगापुर की व्यवस्था को चलाने में बहुत बड़ा योगदान था। ब्रिटिश आर्मी के सिंगापुर छोड़ते ही देश में फिर से अराजकता कायम हो जाती। ब्रिटिश को रोकने की कोशिश। इसके बाद ली कुआन यू ने ब्रिटिश से कहा कि आप थोड़े दिन और यहाँ बने रहो और हमें व्यवस्था को संभालने का मौका दे दो। ब्रिटिश मान गए और फिर ली कुआन यू ने सिंगापुर को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली के पास 4 साल का समय था जब वह अपने देश को संभाल सकते थे। सिंगापुर में ऐसे शुरू हुआ चमत्कार। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कुआन यू ने आसपास के देशों के साथ शांति बनाने की कोशिश की। साल 1967 में एशिया ग्रुप की स्थापना होती है, जो इलाके में शांति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद सिंगापुर में यह नियम बना दिया गया कि देश का हर लड़का 16.5 साल का होते ही आर्मी ग्रुप ज्वाइन करेगा।
और नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। 18 साल की उम्र के बाद उसे किसी भी समय सेना ज्वाइन करना पड़ सकता है। इसके बाद ली ने शिक्षा पर बहुत ज्यादा फोकस किया। कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन शुरू किया गया सिंगापुर में। इसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी काफी जोर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष देश बना सिंगापुर। इसके बाद ली ने सिंगापुर को मल्टी कल्चर नेशनल बनाने का फैसला किया। सिंगापुर में जातीय दंगों की वजह से लोगों को आपस में भरोसा नहीं था। इसके बाद ली ने एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अनुसार सरकारी मकान में रहने वाले लोगों का अनुपात फिक्स कर दिया गया। किसी एक मकान में 22% मलय, 84% चाइनीज, 10% इंडियन और बाकी माइनॉरिटीज के लिए जगह तय की गई। इसके बाद स्वच्छ सिंगापुर अभियान लॉन्च किया। साल 1968 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और कहा कि सभ्य होने के लिए साफ सुथरा होना जरूरी है। साल 1992 में सिंगापुर में च्युइंगम बैन हुआ और गंदगी फैलाने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया गया। कारोबार करना हुआ आसान। इसके बाद सिंगापुर सरकार ने हेल्थ केयर उद्योगों की रीलोकेशन और शहरी इलाकों को गंदा करने वाले काम धंधे की रीलोकेशन का फैसला किया। सिंगापुर में पर्सनल कार खरीदने पर भारी टैक्स लगाया जाता है, जिससे कि सड़क पर भीड़ भाड़ कम रहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया गया, जिससे कि लोगों के सामने पर्सनल व्हीकल खरीदने का विकल्प न बचे। सरकार ने शुरू किए कई कामकाज। सिंगापुर की सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दुनिया भर के कारोबार को आकर्षित करने का फैसला किया। सिंगापुर सरकार ने कई ऐसी कंपनियां शुरू की जो ट्रांसपोर्ट, पावर और मीडिया के क्षेत्र में काम करती है। इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी इन्वेस्ट करती है, जिससे कि वे बेहतर मुनाफा कमा सके। सिंगापुर सरकार इन कंपनियों के जरिए जमकर मुनाफा कमाती है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है। सिंगापुर में गाड़ियों पर बहुत ज्यादा टैक्स है, जो सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। वेल्थ टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के बाद सरकार जीएसटी भी लगाती है। सिंगापुर की सरकार ज्यादातर सालों के लिए फिजिकल सरप्लस में रहती है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने सरकार का पैसा बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में डाला और अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, जिससे दुनिया भर की कंपनियां यहां आकर निवेश कर सके। सिंगापुर में हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया, जिससे वहां बहुत से लोगों को रोजगार मिला। सिंगापुर में एक द्वीप है और इसके पास यही एक उपाय है जिससे वह कमाई कर सकता है। सिंगापुर ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया, भ्रष्टाचार खत्म किया, यहाँ कंपनी बनाना और कामकाज करना आसान बना दिया गया, जिससे कि दुनिया भर की कंपनियां सिंगापुर पहुंचने लगी। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट को भी इकोनॉमी और एजुकेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तब जाकर देश डेवलपमेंट की ओर जाएगा, क्योंकि जहां एजुकेशन नहीं वहां पर डेवलपमेंट नहीं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।